या फिर बोले अनुवांशिक शब्दावली से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों में से लगभग मतलब कि 75% क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये तीन परिभाषाएं। और सुनो, इन तीनों के बीच डिफरेंस है ना, मतलब कि अंतर परिभाषा में वो बिल्कुल ही थोड़ा सा है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है बाप बेटे की। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल राकेश की क्लास में। दोस्तों आज का हमारा जो चैप्टर है वो तीसरा ही है, इसका तीसरा पार्ट। ठीक है, आज आनुवंशिक शब्दावली के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो बात ये है कि हम बात करने नहीं है, फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आनुवंशिक शब्दावली में 10वीं क्लास आरबीएससी जो है उसमें आपके आता है आनुवंशिक शब्दावली में जीन। क्या आता है? जीन। जीन क्या है? जीन में से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जीन शब्द किसने दिया। जीन शब्द दिया है जोहानसन ने। किसने दिया है? जोहानसन ने। ठीक है, याद रखना छोटी सी बात। आगे देखो परिभाषा क्या होती है इसकी। अब देखो जीन क्या होता है। जीन मनुष्य के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सजीवों के अंदर पाया जाता है जीन। अब जीन का काम क्या होता है? सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जीन जो है वो जो भी लक्षण होते हैं ना उनको नियंत्रित करता है। क्या करता है? लक्षणों को नियंत्रित करता है। जैसे कि पेड़ लंबा है तो उसमें लंबाई का जीन होगा, समझ रहे हो ना। मतलब कि जीन जो है वो सजीवों के लक्षणों को नियंत्रित करता है। समझ में आ रहा है ना कि जीन वह कारक, मतलब कि वह फैक्टर जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है वह जीन कहलाता है। मनुष्य में अब देखो लक्षण बहुत सारे होते हैं, जैसे बोलना, चलना, समझ रहे हो ना। तो उनके लिए अलग अलग जीन होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग जीन। अब एक जीन होता है वो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। तो आप सिंपल सी परिभाषा आप याद कर लेना कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, बस याद कर लेना। ओके, आगे देखते हैं। एक जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। अब देखो भाई, जैसे लक्षण होता है, मैं बता देता हूं कि लक्षण मैंने ले लिया लंबाई। अब लंबाई को नियंत्रित एक जीन करेगा। क्या करेगा? एक जीन। अब वो जीन क्या हो सकता है? एक जीन में या तो लंबा, मतलब कि जो लंबाई के लिए जो जीन प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसको हम बड़ा टी से दर्शाते हैं। या फिर बोनापन का जो जीन होता है जिसे हम छोटा टी से दर्शाते हैं। मतलब कि एक जीन के दो विपर्यासी रूप होते हैं। एक जीन के कितने विपर्यासी रूप होते हैं? दो होते हैं भाई, याद रखना। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने भी करवाऊंगा एकदम ट्रिक के साथ करवाऊंगा। ठीक है, आपको याद ना हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, बिल्कुल याद होंगे। कैसे याद नहीं होंगे, देखेंगे कैसे नहीं होंगे। आगे 2 नंबर पे आता है आपके युग्म विकल्पी। क्या आता है? युग्म विकल्पी। अब देखो भाई, युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जीन के जो दो रूप होते हैं ना, उन उन दोनों रूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। सिंपल सी बात है, किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी। मैंने आपको बताया था ना कि एक जीन में दो विपर्यासी रूप होते हैं, या तो वो लंबा या बोना या फिर जो भी लक्षण हो उसके दो विपर्यासी रूप होते हैं। तो उन विपर्यासी रूपों को क्या कहते हैं? हम कहते हैं युग्म विकल्पी। देखो, किसी जीन के, मतलब कोई एक जीन है जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है, उसके दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। समझ में आई बात? चलो, जैसे ऊंचाई नियंत्रक जीन के दो स्वरूप, लंबापन और बोनापन। जैसे सुनो मेरी बात, ऊंचाई तो एक लक्षण है, समझ रहे हो ना। ऊंचाई एक लक्षण है और इसके दो रूप क्या हो जाएंगे? या तो लंबा या फिर बोना। समझ रहे हो? तो इन दो स्वरूपों को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे। मतलब एक जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहेंगे? युग्म विकल्पी कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर दिमाग का चेकअप कराओ। ठीक है, इतनी बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या बात करते हो। आगे देखो, आगे है 3 नंबर, वो है समयुग्मजी। अब देखो भाई, युग्म विकल्पी क्या है? युग्म विकल्पी क्या है? किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, मतलब कि कोई लक्षण के दो विपर्यासी स्वरूप, या तो लंबा या फिर बोना। विपर्यासी मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो समयुग्मजी क्या होते हैं? जैसे कि समयुग्म में मतलब कि युग्मक दोनों क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। जैसे मैंने ले लिया कि एक पौधा है जो क्या है? लंबा है। जब पौधा लंबा होगा तो उसके दोनों ही स्वरूप क्या होंगे?
बड़ा टी मतलब कि टेल मतलब कि लंबा, समझ रहे हो। तो जब ये दोनों समान हो तो इसे कहते हैं समयुग्मजी, मतलब कि दोनों युग्मक क्या है, समान, मतलब कि लंबापन है। तो उसमें दोनों युग्मक क्या होंगे, बड़ा टी, जब कोई पौधा लंबा होगा। अगर छोटा होगा तो फिर स्मॉल टी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो समयुग्मजी क्या होता है, जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, समझ रहे हो ना। जब किसी जीन के, जैसे कि जीन है लंबाई का या फिर ऊंचाई का, ठीक है, उसमें लंबापन है तो उसमें दोनों ही समान होंगे, ठीक है। तो जब किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर बड़ा टी है या फिर स्मॉल टी है, तो ये दोनों मतलब समान होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समयुग्मजी मतलब कि जब दोनों युग्म विकल्पी समान हो। और विषम युग्मजी इसका विपरीत हो जाएगा, जब क्या हो, किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो, मतलब कि बड़ा टी छोटा टी या फिर छोटा टी बड़ा टी, ये तो एक ही बात है, समझ रहे हो ना। मतलब कि बड़ा टी छोटा टी, ठीक है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये चीज अगर आपको दिखाई दे या फिर ये अगर हम दर्शाएं तो ये होता है विपर्यासी, सॉरी विषम युग्मजी। मतलब कि दोनों समान है क्या, ये देखो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है ना, मतलब कि ये दोनों क्या हो गया, विषम युग्मजी। मतलब कि दोनों युग्मक, ये एक युग्मक और ये दूसरा युग्मक, दोनों असमान है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे आपका आता है जीन प्ररूप। क्या आता है, जीन प्ररूप। अब देखो, हम किसी पौधे को पौधे का या फिर किसी भी पेड़ का या फिर किसी का जो प्ररूप है, जीन प्ररूप है, वो क्या होता है, देखो। जब हम कैपिटल टी से दर्शाते हैं या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल टी से दर्शाते हैं या फिर स्मॉल टी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, अगर हम पौधे को नहीं देखेंगे ना तो भी हम बता देंगे, जैसे कैपिटल टी ये अगर होगा तो मैं बता दूंगा कि ये भाई शुद्ध लंबा है, एकदम, समझ रहे हो, शुद्ध लंबा है, ठीक है। मैं पौधे को देखूंगा ही नहीं, ठीक है, सीधा बता दूंगा कि ये शुद्ध लंबा है, ठीक है। अगर ये दिखाई दे मुझे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये क्या होगा, शुद्ध तो नहीं होगा, इसमें एक अशुद्धि है, मतलब कि आधा छोटा है, मतलब कि ना लंबा और ना फिर बोना, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे विषम युग्मजी लंबा, समझ रहे हो ना। ये जब होता है तो क्या होता है, विषम युग्मजी लंबा। अगर क्या हो कि स्मॉल टी दर्शाए तो मैं कहूँगा बोना, क्या कहूँगा, बोना, मतलब कि ये पौधा बोना होगा बिना देखे, समझ रहे हो। तो ये होता है जीन प्ररूप। जब हम क्या करते हैं, किसी जीव की, सजीव की आनुवंशिकीय रचना को क्या कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। किसी भी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को क्या कहते हैं, आनुवंशिकीय रचना को कहते हैं हम जीन प्ररूप। आनुवंशिकी रचना है ना, मतलब कि मैंने सीधा इनका देखा कि भाई ये क्या है, ठीक है, इनमें जीन प्ररूप क्या है, कैपिटल टी, मैं बता दूंगा ये शुद्ध लंबा है, ठीक है। तो ये होता है आनुवंशिकी स्वरूप। जब किसी भी जीव का आनुवंशिकीय स्वरूप या फिर उसकी रचना को क्या कहते हैं, जीन प्ररूप कहते हैं। आगे चलो, आगे आता है आपके लक्षण प्ररूप। अब लक्षण प्ररूप क्या है, मैं किसी भी पेड़ को देखता हूं, मुझे वो क्या लग रहा है, बोना लग रहा है, ठीक है। तो बोना लग रहा है, मैं उसको क्या बोलूंगा कि ये बोना है, मतलब कि वो लक्षण हमें क्या दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं लक्षण प्ररूप। समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, सजीव की बाह्य प्रतीति अर्थात वो कैसा दिखता है को क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप। मतलब कि प्रारूप कैसा है उसका, लक्षण को देखने पर, ठीक है। जब मैं उसको देखूंगा तो वो किस प्रकार का दिखता है, यही तो होता है लक्षण प्ररूप। जैसे कि मुझे कोई पौधा लंबा दिखाई दे रहा है तो मैं उसको लंबा बोलूंगा, ठीक है। मैंने कोई आनुवंशिक रचना नहीं देखी कि भाई ये कैपिटल टी है, नहीं। अब मैंने लंबा देख लिया तो मैं कैपिटल टी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो क्या है, लंबा। इसे कहते हैं लक्षण प्ररूप। आगे चलते हैं, आगे आपका आता है प्रभावी लक्षण। क्या आता है, प्रभावी लक्षण। देखो भाई, अब क्या है कि प्रभावी लक्षण क्या होता है, अब वन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम इसे समझते हैं, ठीक है, कैसे। जब मैंने ये कैपिटल टी का मतलब है कि ये पौधा क्या है, लंबा। स्मॉल टी का मतलब बोना। जब हम लंबे पौधे का
बोने पौधे के साथ करवाते हैं संकरण। क्या करवाते हैं? संकरण। तो जो चीज प्राप्त होती है यहाँ पे वो होती है अपवन पीढ़ी। क्या होती है? अपवन पीढ़ी। और जो लक्षण यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि बड़े पौधे को छोटे पौधे के साथ मैंने संकरण करवाया तो मुझे प्राप्त होगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, मतलब कि विषम युग्मजी लंबा। क्या प्राप्त होगा? विषम युग्मजी लंबा। ठीक है, विषम युग्मजी लंबा प्राप्त होगा। तो ये जो लक्षण प्राप्त हुआ पहली पीढ़ी में, मतलब कि पहली पीढ़ी को क्या कहते हैं भाई? अपवन पीढ़ी। ठीक है, तो अपवन पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे विषम युग्मजी लंबा दिखाई दिया तो ये क्या हो गया? प्रभावी लक्षण हो गया। समझ रहे हो ना? और जो पहली पीढ़ी में जो चीजें संकरित हो रही है या फिर जिनके बीच में संकरण हो रहा है उनको कहते हैं जनक पीढ़ी। क्या कहते हैं? जनक पीढ़ी। ठीक है, और जो चीज हमें प्राप्त होती है अपवन पीढ़ी में उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपवन पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर की परिभाषा आ सकती है कि एक संकर संकरण किसे कहते हैं। अब देखो, मेंडल ने कितने लक्षण लिए? 7 लक्षण लिए। समझ रहे हो? उन 7 लक्षणों का क्या किया उसने? आपस में संकरण करवाया। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसका? एक लक्षण का, मतलब कि इसमें एक लक्षण के बीच में संकरण करवाया जाता है। जैसे एक लक्षण ले लिया मैंने, लंबाई। क्या ले लिया? लंबाई। अब लंबाई में क्या होता है? या तो लंबा पौधा या फिर बोना पौधा। मैं लंबा और बोना के बीच में संकरण करवाऊं, मतलब लक्षण तो एक ही है ना, लंबाई। तो इसके 2 स्वरूप है, इनके बीच में संकरण करवाना। समझ रहे हो ना? जब वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक संकर संकरण कहते हैं। मतलब एक संकर संकरण मतलब कि एक लक्षण की वंशागति के बीच में अध्ययन, संकरण। ठीक है, तो जब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं जिसमें वो होता है एक संकर संकरण। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेना। आगे द्विसंकर संकरण क्या होता है? इसमें 2 लक्षणों की वंशागति के बीच में अध्ययन करेंगे हम। किस प्रकार से? आगे देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लक्षण ले लिए इसमें। जैसे एक तो मैंने लक्षण ले लिया बीज की लंबाई, मटर के बीज की लंबाई। दूसरा ले लिया बीज का रंग, मटर के बीज का रंग। ठीक है, अब देखो मटर का बीज या तो फिर पीला होता है जिसे हम कैपिटल वाई से लिखते हैं, या फिर हरा होता है जिसे क्या लिखते हैं? स्मॉल वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बीज का रंग है, इसका क्या है? या तो बीज का रंग है और पौधे की लंबाई है, तो बीज का रंग क्या हो सकता है? या तो पीला हो या फिर हरा। पीला बीज जो होता है उसे हम कैपिटल वाई से और हरा है उसको स्मॉल वाई से। तो अब इसमें 2 लक्षण है, याद रखना। पहला लक्षण क्या हो गया? पौधे की लंबाई। ठीक है, पौधे की लंबाई, संकरण हो गया इन दोनों के बीच में। फिर इसी के साथ में दूसरा जोड़ देंगे, क्या? बीज का रंग, बीज का रंग। और जो प्राप्त होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? जब इन दो लक्षण है, यहाँ पे देख लो, एक लक्षण और ये है दूसरा लक्षण। तो इन 2 लक्षणों के बीच में अध्ययन जब होता है तो उसे कहते हैं, हम क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। इसमें क्या होता है? इस संकरण में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आगे त्रिसंकर संकरण हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? 3 लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे हो ना? आगे आता है दोस्तों पश्च संकरण, परीक्षण संकरण, बाह्य संकरण। ये 3 परिभाषाएं ऐसी है जो इस पाठ में या फिर बोले आनुवंशिक शब्दावली से अगर क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों में से लगभग, मतलब कि 75% क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 3 परिभाषाएं। और सुनो, इन तीनों के बीच डिफरेंस है ना, मतलब कि अंतर परिभाषा में, वो बिल्कुल ही थोड़ा सा है। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो है बाप बेटे की ट्रिक। वो ट्रिक मैं लेके आ रहा हूँ कल, और इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब